नमस्कार। मेरा नाम अमर हबीब है। मैं महाराष्ट्र के अंबाजोगाई से बात कर रहा हूं। मैं सर्वप्रथम आपकी इस व्याख्यानमाला के आयोजकों का आभार मानता हूं। श्री कृष्णमंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के प्रेरणा से भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा यह व्याख्यानमाला मुझे बताया गया कि गेली 17 सालों से चलती आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में सद्भावनापूर्ण वातावरण बने या बना रहे, इसके लिए प्रयास करना है। और इस व्याख्यानमाला में इस क्षेत्र के कई महानुभाव स्वयं आकर वहां पर उज्जैन में उन्होंने व्याख्यान दिए हैं। कोरोना के कारण यह व्याख्यानमाला पद्मभूषण डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन स्मृति अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यानमाला ये इस वर्ष ऑनलाइन यानी कि वीडियो द्वारा हो रही है। और मैं इसीलिए आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपत्ति आने के बावजूद भी आप लोगों ने वो सिलसिला जारी रखा जो 17 साल पहले शुरू हुआ है। मैं जो बात आप लोगों के सामने रखूंगा वो बात शायद कुछ अनसुनी लगे, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उस बात की शुरुआत मैं इस सवाल से करना चाह रहा हूं कि आप लोगों को सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे महत्वपूर्ण संकट, सबसे महत्वपूर्ण आपत्ति क्या लगती है? क्या चीज ऐसी है? समस्याएं तो बहुत सारी हैं हमारे देश में, आए दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन इसके बाद भी उनको सॉर्ट आउट करने के बाद आपको क्या ये दिखाई देता है कि सबसे बड़ा संकट जो है वो किसानों की आत्महत्या और स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार हैं। मुझे लगता है कि ये दो चीजें अगर नहीं रुकती हैं तो बाकी की चीजें रुकाने की कोशिश करना भी बेकार है, नहीं कुछ होगा। ये जब तक स्त्री और किसान ये जब तक अच्छी स्थिति में नहीं आते हैं तब तक हम दूसरी समस्याओं को हल करने में बिला वजह अपनी शक्तिपात करते रहते हैं। कुछ लोगों का तो इंटरेस्ट ही होता है कि उनको लगता है कि किसान और स्त्रियों की बात ही न हो, इसलिए उसके ऊपर जानबूझकर दूसरे मसलों को, दूसरी समस्याओं को अधिक महत्व वो देते हैं। लेकिन हमारी आपकी बात यह है कि हम गंभीरता से इन चीजों को सोचते हैं और उसका हल ढूंढने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि किसानों की आत्महत्या यह राष्ट्रीय आपत्ति माननी चाहिए और स्त्रियों के अत्याचार रोकने की प्राथमिकता भी राष्ट्रीय जरूरत के तहत मान ली जानी चाहिए। यानी इसका दूसरा अर्थ यह है कि हम अपने अन्य काम, जैसा कि कोरोना आपत्ति आई और हमारी सरकारों ने सारे काम छोड़कर मात्र कोरोना के खिलाफ क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं उसके लिए कोशिश की, उसी तरह से या उससे भी ज्यादा तत्परता से सब काम धाम रोककर किसानों की आत्महत्याएं कैसे रुके और स्त्रियों पे के अत्याचार कैसे रुक सके, ये देखना चाहिए। और ये क्यों देखना चाहिए, तो इसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाह रहा हूं। स्त्री और किसान, देखिए मेरे हैं बहुत सारे मित्र हैं, अलग अलग धर्मों के हैं, अलग अलग जातियों के हैं, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, अलग अलग आर्थिक स्तरों में के भी हैं। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बिहार का है, कोई पंजाब का है, कोई महाराष्ट्र का, कर्नाटक का है, कोई कहाँ का, कोई कहाँ का है।
इन सब लोगों से मैंने एक सवाल पूछा। तो सवाल ये था कि भाई आपके समाज में, आपके समुदाय में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? वो कहने लगा कि अरे हमारे जाति के ऊपर बहुत अन्याय होता है, हमारे धर्म के ऊपर अन्याय होता है। मैं कहा हाँ ये ठीक है, ये सब मान लिया, लेकिन तुम्हारे जाति, धर्म, प्रदेश, इसमें सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति कौन दिखाई देते हैं? तो जवाब आया किसान और स्त्री सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा कष्ट करने वाली, सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन है? ब्राह्मणों में देखिए वो स्थित जवाब आएगा कि जो किसान है और जो औरत है, उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ती है, सबसे ज्यादा दुखी है। दलितों में भी वही स्थिति है, हिंदुओं में वही है, मुसलमानों में वही है, बिहार में वही है, महाराष्ट्र में वही है। एक कॉमन फैक्टर है कि इस देश में सबसे ज्यादा दुखी किसान और औरत है, और इसीलिए किसान और औरत के मुद्दे के लिए प्रायोरिटी देना चाहिए। क्या साम्य है इन दोनों घटकों में? देख लीजिए, बहुत मजेदार चीज है किसान और औरत। तो ये दोनों भी सर्जक हैं। सर्जक, ये शब्द का मैं अंग्रेजी अनुवाद ढूंढने की काफी कोशिश की। मैं तो अंग्रेजी का बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूं, लेकिन मुझे उसका कोई अंग्रेजी शब्द नहीं मिला सर्जक शब्द का। सर्जक शब्द का जो अर्थ है वो क्रिएटर में नहीं व्यक्त होता है। सर्जक का मतलब ऐसा कि जो ऐसी चीज को जन्म देता है कि वो चीज नया जन्म दे सकती है। देखिए, कारखाने में 1 किलो लोहा आप ले गए तो उस लोहे का एक बर्तन तैयार हो जाएगा, लेकिन वो बर्तन नई चीज कुछ नहीं बना सकेगा, वो बर्तन रहेगा। फिर उसको ढाल के आप तो लोहा बनाइए और फिर बर्तन बनाइए। लेकिन किसान और औरत ऐसे घटक हैं, किसान एक बीज पेरता है, 100 बीज तैयार होते हैं, 100 बीज पेरता है, हजारों बीज तैयार होते हैं। उसी तरह से औरत ऐसे अपत्य को जन्म देती है जो नए जन्म देने की क्षमता रखता है। यह कॉमन फैक्टर है कि दोनों भी सर्जक है। मैं आगे आपको बात बताऊंगा कि हम लोगों ने सर्जकों को छोड़ दिया और दूसरे वर्गों को जो असर्जक हैं, पैरासाइट्स हैं, उन लोगों के सवालों को अधिक प्रधानता दी है। सर्जक जो है वो संपत्ति का निर्माण करता है, ऐसी संपत्ति निर्माण करता है जिसमें से नई संपत्ति का जन्म हो सकता है। तो ये सर्जकों का स्त्री और किसान, इन दोनों में साम्य है। और शब्द याद रखिए, सर्जक, वे दोनों सर्जक है। लेकिन इन दोनों के ऊपर जो है अत्याचार किस तरीके से होते हैं, उनके और क्या समानता है? देखिए, डॉक्टर को लगता है कि अपना बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर को लगता है इंजीनियर लगे, प्रोफेसर है तो उसको भी लगता है कि मेरा बेटा प्रोफेसर बने। लेकिन वाहिद किसान एक ऐसा घटक है कि जिसको नहीं लगता कि मेरा बेटा किसान बने। आमतौर से नहीं लगता। वो चाहता है कि वो खेती से अलग हो जाए, दूसरी तरफ जाए। मेरा मित्र एक, उनका अचानक मुझे फोन आया तो बड़ा खुश था। मुझे बताया कि आज मैं मुक्त हो गया। उन्होंने क्या हुआ? तो मैंने लगा कि बेटे ने सीईटी परीक्षा में अच्छे मार्क लिए हैं, अब वो डॉक्टर बन जाएगा, उसको फिर से खेती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुश था। अपना व्यवसाय वो नहीं करेगा, इस बात की वो खुशी व्यक्त कर रहा था किसान। और उसी तरीके से औरत के बारे में भी। मेरे अंबाजोगाई में हमारे पास मेडिकल कॉलेज है, वहां पर मैंने देखा कि पहली डिलीवरी के लिए जो महिलाएं आईं और जिनको लड़की पैदा हुई, उन लोगों की मैंने कुछ भेंट की। तो देखिए, वो बोलती कुछ और होंगी, लेकिन उनके माथे की शिकन वो छुपा नहीं सकी। औरत को लगता है कि मेरे गर्भ से औरत पैदा ना हो। क्यों?
ये क्यों का जवाब अगर आपके समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि आपको ये देश की क्या विकराल और मूलभूत समस्या है वो पकड़ में आएगी। देखिए, किसान जो है वो निखारों पर चलता है। निखारा माने आग के शोलों के ऊपर चढ़ता है। आग के ऊपर, कोयलों के ऊपर उसको कदम रख के पल पल बैंक में गया है, मैनेजर उसको धिक्कारता है, उसको कर्ज नहीं मिलता, तलाठी के पास जाता है तो वहां वो उसको लांछन किया जाता है कि हर जगह के ऊपर जहां भी जाएगा तो उसको आग के कोयलों के ऊपर ही पैर रखकर चलना पड़ता है। औरत जो है वो तार के ऊपर चलने की कसरत करती रहती है जिंदगी का हर पल। देखिए, अपने मुंह से अगर शब्द निकालना है तो औरतों को सोच के निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मामा जी उस शब्द का क्या अर्थ लेंगे पता नहीं, काका जी क्या अर्थ लेंगे, पति जी क्या अर्थ लेंगे कुछ पता नहीं। तो हर शब्द जब निकालने का है तो सोच के निकालना पड़ता है। वो तार के ऊपर की कसरत करती है। मुझे कविता तो याद नहीं रहती, लेकिन एक बहुत सुंदर कविता का आशय मुझे ध्यान में है। उसमें लिखा गया था कि वाराणसी के घाट के ऊपर एक बुढ़िया नहा रही थी, तो वो पानी में किसी पत्थर को लेकर वो अपनी चमड़ी घस रही थी। तो वहां से एक मवाली जा रहा था, पूछा उसने, ए बुढ़िया, क्यों इतना घस रही है अपने शरीर को, अब किसको गोरी होके दिखाना है? तो बुढ़िया बोली, बेटा किसी को दिखाने के लिए नहीं, जिंदगी भर की जो नजरें मुझे चिपकी हुई हैं उनको घिस घिस के निकाल रही हूं। ये है औरत की जिंदगी। उसको लगता है कि जो तार के की कसरत मुझे करनी पड़ी वो मेरी बेटी को करना न पड़े। ये वास्तव है। सर्जक ये नहीं चाहता कि उसका बेटा सर्जन की प्रक्रिया में आगे चले। उसको लगता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तू मेरा अपत्य है, मैं तुझे प्यार करती हूं और इसी कारण मैं ये कहता हूं कि मैं जो कर रहा हूं, मेरे जिंदगी में जो मेरे सामने आया वो तेरे सामने ना आए। ये भीषण वास्तव है, ये समझ लीजिए। ये वास्तव इतना भीषण है कि उनको नहीं लगता है कि मेरे नक्शे कदम पर मेरे अपत्य, मेरी संतान चले। ये हालत आज हमारे देश में दिखाई दे रही है कि वहां पर सर्जकों को बहुत ज्यादा सहना पड़ रहा है। और हम लोगों की भी मानसिकता क्या है, दोनों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हम लोग सर्जकों के बारे में जो बलि जाता है उसको ही दोष देते हैं। अब जैसा किसान ने आत्महत्या की, मैं कई गांवों में गया हूं जहां के आत्महत्या हुई है, तो लोगों का उस आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के प्रति कुछ अलग भावना होती है। मंत्रियों की और राज्यकर्ता अधिकारियों की तो बात अलग है, वो तो कहते हैं कि वो शराब पीते हैं इसलिए आत्महत्या करते हैं। यानी क्या है कि जो बलि जा रहा है, जो मर रहा है, उसको दोष दिया जाता है और जिसके कारण वो मर रहा है उसको कुछ नहीं कहा जाता। अब औरतों के बारे में, अगर किसी लड़की के ऊपर कुछ अत्याचार हुआ तो लोग ये बोलते हैं कि वो टाइम पे उसको तरफ जाने क्या जरूरत थी, वो लड़के से बातचीत करने की क्या जरूरत थी, फला ऐसा वैसा दोष दिया जाता है। वो जो बलि जाता है, जिसके ऊपर बलात्कार हुआ, वो बलात्कार करने वालों को तो कुछ नहीं, उनको दोष नहीं दिया जाता क्योंकि वो बलवान है। दोष दिया जाता है सर्जक को, जो कमजोर है, जिसकी मजबूरी हुई, उन लोगों को दोष दिया जाता है। ये जैसा किसानों के बारे में सही है उतना ही सही ये औरतों के बारे में भी है। आपने देखा होगा कि ये कोरोना की आपत्ति आने के बाद 2 घटक जो है वो अपना काम नहीं छोड़ पाए, उनको काम करना ही पड़ा, उनको पसीना बहाना ही पड़ा, उनको मेहनत करनी ही पड़ी। वो 2 घटक हैं, मात्र किसान और औरत। कोरोना की इस हालत में भी किसान अपने खेत का काम करता ही रहा,
और औरतों को घर में काम करना, दुगना काम करने की नौबत आ गई, उनका काम से मुक्ति नहीं मिली। औरत घर में काम करती रही और किसान जो है खेत में काम करता रहा। ये दो सर्जकों के ऊपर इतनी बड़ी आपत्ति में भी मजबूरी थी और वो करते रहे। दूसरी बात यह है कि ये दो घटकों को किसानों का जो शोषण हुआ, जिसकी मैं बात आगे करूंगा, कि स्त्री को जो है ऐसी श्रृंखलाएं पहनाई गई, ऐसी तरीके के बंधन लागू किए गए, वो हिल न सके, वो मजबूर हो जाए। और वो बंधन जो है वो हमारी परंपराओं से, हमारी संस्कृति से, हमारी धर्म की रिवायतों के कारण वो सारी बातें बनी हैं। और किसानों को सत्ता ने गुलाम बनाया है। ये फर्क है। देखिए, औरतों को धार्मिक कुरीतियों ने, कुपरंपराओं ने, और किसान को जो है सत्ता के जरिए, शासन के जरिए गुलाम बनाया है। ये सारी चीजें हम जब देखते हैं तो हमको सोचने के ऊपर मजबूर हो जाना पड़ता है कि किसान और औरत की समस्या यह मूल समस्या है। इस समस्या के हल करने का रास्ता जो आमतौर से बोला जाता है वो है कि भाई इन लोगों को संरक्षण दिया जाए। शब्द याद रखिए, संरक्षण दिया जाए। तो संरक्षण देने के लिए क्या किया जाए? तो भाई इनको पिंजरे में बंद करके रखिए तो सुरक्षित रहेंगे। यानी कि आजादी का बलि चढ़ा के उनको संरक्षण दिया जाए। उनकी आजादी नहीं देना है, उनको सिर्फ संरक्षण देना है। आजादी का बगैर दिया गया संरक्षण ये गुलामी का कारण बनता है। और हमारे सारे विचारक जो हैं वो यही चाहते हैं कि किसान को क्या चाहिए? संरक्षण दीजिए, सरकार ने देना चाहिए बोलते हैं। यानी क्या है? किसान को पिंजरे में बंद कर दीजिए और उसको कुछ दाने डालिए। और दूसरी तरफ औरत को तो संरक्षण के बारे में तो सारी सिस्टम बना दी गई है। वो परिवार हो या परिवार के बाहर समाज हो, वो सारी जगह के ऊपर वो रह सकती है, नट सकती है, वो सारी चीजें करेगी घर में, उसको जेवरात पहनाए जाएंगे, लेकिन उसका जो है शोषण किया जाएगा। एक बड़ा बढ़िया सा ऑब्जर्वेशन मेरे मित्र ने किया। उसका कहना यह है कि किसान और औरत ये दो ऐसे घटक हैं जिनका बहुत इज्जत से उल्लेख किया जाता है। यानी किसान को बलि राजा कहा जाता है, राजा कहा जाता है, लेकिन और औरत को भी देवी कहा जाता है, दुर्गा कहा जाता है, और भी कुछ नाम लिए जाते हैं। बहुत इज्जत से उनका उल्लेख किया जाता है। लेकिन जैसा ही मौका मिले उन दोनों का शोषण किया जाता है। अगर बाहर देखेंगे, बोलने की बात आएगी तो बड़ी इज्जत से बोला जाएगा, लेकिन करने की जब बात आएगी और जब मौका मिल जाएगा तो मुझे कई बार ये पूछते हैं लोग कि भाई देखिए ना कि वो तो सारे किसान पुत्र ही सत्ता में गए हैं, तो वो किसानों का क्यों नहीं कर रहे? अरे वो नहीं करेंगे क्योंकि उनको वो मौका मिल गया है किसान को लूटने का। कोई भी हो, उसको जब किसान को लूटने का मौका मिल जाएगा तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। जैसा कि औरत का शोषण करने का मौका किसी को मिल जाए तो वो छोड़ेगा नहीं। इसी तरीके का वो मेरे मित्र का ऑब्जर्वेशन है ये। तो उसने ये बात कही, और औरत को जो संरक्षण देने की बात है तो वो बहुत खतरनाक बात है, औरत हो या किसान हो। इसके पीछे एक मानसिकता है, और वो मानसिकता है स्टेटिज्म की। स्टेटिज्म शब्द ठीक से कीजिए, मैं 2-3 शब्दों के ऊपर खास तौर से जोर देके बात अपनी बता रहा हूं। जैसा कि सर्जक कहा, जैसा कि संरक्षण कहा, और अब ये कह रहा हूं कि मैं स्टेटिज्म। स्टेटिज्म का मतलब क्या होता है कि सरकार माँ बाप है और वो कल्याण करेगा, और इसके कारण क्या करो
तो अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता सरकार के चरणों में डाल दो, तो वो तुम्हारा कल्याण करेगा। यह जो विचारधारा है वो बड़ी खतरनाक विचारधारा है। अलबत्ता ये दुनिया में आज इस विचारधारा का महत्व नहीं रहा है, लेकिन भारत में जहां पर किसान और औरत की शोषण की व्यवस्था बरकरार है, वो टिकाने के लिए आज फिर से वो स्टेटिज्म का पुरस्कार किया जा रहा है कि सारी चीजें सरकार के हाथ में दे दो, सरकार करेगी अच्छा बुरा, वो माँ बाप है। इस तरीके की जो विचारधारा है वो बड़ी खतरनाक है। और ये विचारधारा स्टेटिस्ट विचारधारा, सरकारीकरण की विचारधारा मानी जाती है। यह सरकारीकरण बहुत खतरनाक है। जैसा किसानों के बारे में कहा जाता है कि सारा का सारा माल किसानों का सरकार ने एक हामी कीमत देकर खरीद लेना चाहिए। यानी इसका दूसरा मतलब ये होता है कि आप जो है किसानों को सरकारी बाबू लोगों के हाथ में बांध दो, वो बाबू लोग तय करेंगे। अच्छा, ऐसा प्रयोग ने हुआ नहीं क्या दुनिया में? तो हुआ है। रशिया में हुआ, चीन में हुआ ये प्रयोग कि बाबू लोगों के हाथ में खेती दी गई और देखा हमने कि उन्होंने क्या सत्यानाश किया। वो तो अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, चीन या रशिया तो दूर की बात है। भारत में पिछले 2 साल पहले हमारे पास तूर तो एक दाल है, वो अरहर की दाल का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और उसकी कीमतें बढ़नी शुरू हुई। कीमतें बढ़ती गई तो सरकार ने तुरंत इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू किया और उसकी कीमतों के ऊपर नियंत्रण किया और फिर सरकारी खरीदी शुरू हुई। अब सरकारी खरीदी शुरू होने के बाद वो बाबू को जो सरकारी नौकर है, उसको क्या प्रेरणा है? उसकी प्रेरणा है उसकी महीने को आने वाला पेमेंट। वो 10 किलो खरीदेगा तो भी 1 तारीख को उसको पगार मिलने वाला है, वो 100 किलो खरीदेगा तो भी है, उसको निकाल नहीं सकते। जॉब सिक्योरिटी एक्ट ये खास तौर से नौकरों के लिए बना हुआ है कि ये तुमको नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। तो उनको डर नहीं है, तो वो क्या कर रहे थे कि भाई आज बारदाना नहीं है, मतलब थैले नहीं है, बैग्स नहीं है, तो आज खरीद नहीं होगी। फिर तो वो सीने के लिए सुतली नहीं होगी। वो जो मशीन है तोलने वाली, तराजू का इलेक्ट्रिकल कांटा खराब हो गया है, नहीं होगी। आज फलां बाबूजी नहीं आए हैं तो भी नहीं होगी। और आश्चर्य की बात यह है कि 2-2 साल तोल नहीं हुई। अब ये बताइए कि आप अगर किसानों को सरकार के ताबे में पूरी तरीके से देंगे और बाकी की व्यवस्थाएं सारी बंद हो जाएंगी तो क्या किसान का भला होगा? उसमें नहीं होगा। तो सरकार माए बाप है, ये मानने वाली जो कंसेप्ट है वो किसान को गुलाम बनाने वाली है। तो किसान को गुलामी से अगर हमें मुक्त रखना है तो हमको ये देखना होगा कि वो सरकार के नियंत्रण से बाहर रहे। मैं बहुत दूसरे हिस्से में मैं किसान की आजादी की जो बात है, वो लड़ाई किस तरीके से लड़ी जा सकती है और किसान की स्वतंत्रता के मुद्दे क्या हो सकते हैं, इसके तरफ आएंगे। आज इस सत्र में हम लोगों ने ये बात समझने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय आपत्ति है किसानों की आत्महत्याएं और स्त्रियों के ऊपर के अत्याचार। पूरे सारे कारोबार रोक के इसके ऊपर का हल निकालना चाहिए। और नंबर 2, ये सर्जक हैं दोनों भी, और ये सर्जकों की स्वतंत्रता का विषय महत्वपूर्ण है। एक मुद्दा मैं आपको बता दूं, विचार करने की जो पद्धतियां हैं वो मूलतः 2 है। एक है वर्ग संघर्ष की, जो कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट विचारधारा से आई हुई बात है। वो ये कहते हैं कि कोई मालिक होता है और कोई मजदूर होता है, तो मजदूर और मालिक इनमें कन्फ्लिक्ट है और वो संघर्ष को आगे बढ़ाना ही वो मुक्ति का मार्ग है, ऐसा वो वर्ग संघर्ष वाले बोलते हैं। और दूसरा जो विचार है वो वर्ण संघर्ष नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं कि कुछ ऊंची जातियों ने कुछ नीची जाति के लोगों का शोषण किया है और वो ये चाहते हैं कि ये शोषण समाप्त करने के लिए नीची की जातियों में चेतना तैयार करना, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना, ये है वर्ण संघर्ष।
और वो है वर्ग संघर्ष। ये वर्ग संघर्ष में मैंने देखा कि अरे क्या बात है कि कामगार की औरत क्या गुलाम नहीं है, और जो शोषण करने वाला है कलेक्टर है या कोई और बड़ा अधिकारी है, तो उसके घर में की औरत की क्या स्थिति है। आम तौर से यह दिखाई देता है कि दोनों जगह औरत गुलाम है। यानी कि वर्ग संघर्ष का मतलब कुछ नहीं है, मतलब वो सार्थक, वो सही संघर्ष नहीं हो सकता है। वर्ग संघर्ष के कारण व्यवस्था परिवर्तन होगी, इसकी संभावना इसलिए नहीं है कि जो शोषित वर्ग जिसे आप कहते हैं वो भी इंडिया का घटक है। इंडिया और भारत, अगर हम लोग इसका वर्गीकरण करें तो इंडिया में जो कामगार है, जो लेबर है, जो मजदूर है, उसका हित संबंध ये रहता कि कारखाना चले। उसका हित संबंध कारखाने में खेती चले में नहीं रहता है, उसका हित संबंध रहता है कारखाना चले। तो वो दोनों का हित संबंध भी, कारखाने के मालिक का भी और कारखाने के मजदूर का भी हित संबंध ये रहता है कि वो औद्योगिक व्यवस्था बनाए रखे। और ये औद्योगिक व्यवस्था अगर खेती के शोषण पे खड़ी हुई है तो उस शोषण से उसका कोई एतराज नहीं है। यानी पूना बंबई में या दिल्ली आगरा में रहने वाला जो मजदूर है, उसका भाई कोई ना कोई खेत में काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं करेगा, वो चिंता अपनी पेमेंट की करेगा। और उसको मालूम है कि कारखाना अच्छा चलेगा तो मेरा पेमेंट बढ़ेगा, कच्चा माल भले ही सस्ते में खरीद ले लेकिन मेरा पेमेंट वो बढ़ा ही रहे। वर्ग संघर्ष ये झूठा है, फंसवा है। और दूसरी बात, वर्ण संघर्ष के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि सारी जातियां, किसी भी जाति या किसी धर्म में देखो, वहां औरत और किसान ही शोषित है। ऐसा क्यों होता है भाई? तुम्हारी जाति में वही लोग क्यों सबसे ज्यादा हरेस्ड होते हैं, वही सबसे ज्यादा परेशान क्यों होते हैं? उसका कारण यह है कि ये जातिगत संघर्ष, वर्ण संघर्ष जो है वो अधूरा, अपूरा, गलत है। सही संघर्ष है वो कहलाएगा सर्जक विरुद्ध भक्षक। सर्जकों का शोषण किया जाता है, सर्जकों को गुलाम बनाया जाता है, और इसके बारे में सबका एक राय रहता है, वो शोषित हो, शोषक हो, या दलित हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उन सब लोगों का एक ही तत्व होता है, सर्जकों को गुलाम बना के रखो। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये है ताड़न के अधिकारी, तुलसीदास जी ने कहा था। इसका संदर्भ अलग है, मैं जानता हूं। वो समुद्र कह रहा है राम जी से कि आप मुझको मजबूर नहीं कर सकते, आप मुझको कह नहीं सकते, आपका हुक्म मैं नहीं मान सकता हूं, मुझको मजबूर करोगे तभी मैं बाजू को हटूंगा वगैरह, वो है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सारे सर्जकों का जिक्र है, सब सर्जक हैं। इन सर्जकों को गुलाम बनाना यह व्यवस्था का धर्म माना गया। और इसी कारण आज हम सबसे बड़ी आपत्ति में है कि यहाँ औरतों की भ्रूण हत्या होती है और किसानों की आत्महत्या होती है। इसमें से निकलने की जरूरत है, और वो निकलने का मार्ग है सिर्फ स्वतंत्रता। सर्जक को क्या चाहिए? सर्जक को पहले स्वतंत्रता। एक बीज बोया आपने, एक अंकुर निकल रहा है और उसके ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा कि भाई तेरा संरक्षण करना है, तो वह निकलेगा कैसा? उसको निकलने दो भाई, उसको बढ़ने दो। फिर उसके आजू पास जो कुंपण है, जो उसके संरक्षण के लिए लगाना है लगाइए, लेकिन कांटे अंदर की तरफ से नहीं है, बाहर की तरफ से। बाहर का कोई उसको मुंह न मारे, इसके लिए तुमको संरक्षण करना है। आप तो उसको अंदर से काटे रखते हैं कि वो उसको कुछ याद ना हो। तो मैं ये कह रहा था कि संरक्षण, हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज में औरतों को का सम्मान के लिए बहुत बड़े, उसके बहुत सारे किस्से हैं। शिवाजी महाराज ने औरतों का संरक्षण और सम्मान कैसा किया, और उसी के साथ किसानों की आजादी के बारे में वो कैसे सतर्क रहे। उन्होंने किसानों को लूटा नहीं, लूट जो की वो औरों की, किसानों को नहीं लूटा। किसानों को जो लूटने का काम किया वो सारी दूसरी व्यवस्थाएं थी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने नहीं किया। इसीलिए आज छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने
किसान और औरत इन सर्जकों के लिए अनुकूल ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया, इसलिए वो स्वराज्य कहलाया। हमारी व्यवस्थाओं में सर्जकों को कांटे चुभोने का काम किया जाता है, उसको यातना दी जाती है, उसके स्वतंत्रता की सोचते नहीं है। ये मैं मुद्दा विस्तार से कहने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब समय खत्म हो रहा है मेरा, तो मैं सिर्फ इतना ही इंडिकेट करके रुक जाता हूं कि सर्जकों की जरूरत संरक्षण बाद में, पहले स्वतंत्रता है। और किसी भी समाज में प्रगति जो होती है वो मात्र स्वतंत्रता से होती है, किसी सरकारी योजनाओं से नहीं होती है, किसी की कल्याणकारी पद्धति से नहीं होती है। कल्याण उस वक्त होगा जब आप स्वतंत्रता देंगे। जिस समाज में स्वतंत्रता नहीं है वो समाज की प्रगति नहीं हो सकती, वहां पर सर्जक फल फूल नहीं सकते। ऐसा राज, यानी बहुत बड़े महात्माओं ने भी कहा है कि वह जहां पर स्त्री का सम्मान नहीं है वो समाज हीन स्तर के ऊपर है। समाज में किसान और स्त्री की प्रतिष्ठा बढ़े, इसके लिए और क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हम सब लोग विचार करेंगे।